हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा लिए गए AEDO एग्ज़ाम का सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें हम पेपर 1 में देखेंगे कि सामान्य भाषा है। सामान्य भाषा में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन सामान्य अंग्रेजी का जिसमें 30 प्रश्न है और दूसरा सेक्शन है सामान्य हिंदी का जिसमें 70 प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के लिए है और ये पैसेज है, आप चाहें तो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। मैं सीधा सवाल और जवाब पे आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रेजेंटेड एज द प्राइमरी चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। क्वेश्चन का हिंदी अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि 21वीं शताब्दी की प्राथमिक चुनौती क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द ग्रेट चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना दैट द बेनिफिट्स यानी फ़ायदे ऑफ ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के आर शेयर्ड बाई ऑल यानी सभी के द्वारा साझा हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ बी होगा, इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स। दूसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनइवन गेन्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से असमान लाभ मिलने वाले के मुख्य परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इसका मुख्य परिणाम क्या हो सकता है, इसका मुख्य परिणाम यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि ए वर्ल्ड वेयर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज लेफ्ट बिहाइंड इज ए वर्ल्ड प्रोन टू इनस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिसेंटमेंट। इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थायी, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष या विवाद, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ए पोटेंशियल यानी एक संभावना फॉर ग्लोबल इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। तीसरा है, द पैसेज सजेस्ट दैट द करेंट इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड इज, ये क्या है, एक जो वर्तमान असंतुलन है वो इस दुनिया में वो क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पैसेज का क्रक्स है वो ये कह रहा है कि इसमें नैतिक और व्यवहारिक समस्याएं विद्यमान होंगी जो वर्तमान वर्ल्ड को असंतुलित करेंगी। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए नेसेसरी स्टेप्स टू एड्रेस द इशू। तो अब पहला अगर पढ़ें, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, हाँ ये तो सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट डिमांड्स अ फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ आवर ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। रीथिंकिंग मतलब रिफॉर्म, उसका सुधार। कॉरपोरेशंस अडॉप्टिंग इथिकल प्रैक्टिसेस यानी कि नैतिक व्यवहार अपनाने की संकल्पना, ये भी सही है। तीसरा है, डिस्करेजिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन डेवलपिंग नेशंस। विकासशील देशों में जो आर्थिक तंत्र है उसकी एफिशिएंसी को डिस्करेज करना यानी कि घटाना, तो ये नहीं होगा, ये तो गलत है। इंडिविजुअल्स एडवोकेटिंग फॉर अ मोर जस्ट वर्ल्ड मतलब न्यायपूर्ण विश्व की समर्थन करना, इंडिविजुअल्स यानी कि हर एक व्यक्ति के द्वारा, तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। पांचवा क्वेश्चन है, द वर्ड कैज्म, ये चैज्म इज द पैसेज इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू, मतलब इसका सिनोनिम देखना है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। कैज्म का पर्यायवाची क्या होगा, इसका मतलब होता है दरार या मनमुटाव। तो गैप का मतलब क्या होगा, दरार होगा। ब्रिज का मतलब पुल, कनेक्शन मतलब एग्रीमेंट मतलब समझौता। क्वेश्चन नंबर 6 से 7 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स ए, एन एंड दी। तो इसमें हमें निकालना है, हमें पता करना है कि किसमें ए लगेगा और एन। ही इज कंसिडर्ड टू बी, तो यहाँ पे खाली स्थान, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन विच इज रेयर दिस डेज। तो ही इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, यहाँ पे क्या होगा, एन। ऑनेस्ट के साथ क्या लगता है, एन। एच को भूल जाए, यहाँ पे हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो ऑनेस्ट करते हैं ना कि हॉनेस्ट, तो एन आंसर होगा। सातवां है, कुड यू प्लीज पास मी, यहाँ पे खाली स्थान, साल्ट, इट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो इसका आंसर क्या होगा, द साल्ट। साल्ट के साथ ए और एन नहीं लगेगा, यहाँ पे द लगेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द साल्ट। कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या होगा, बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड द फायर ब्लैंक ए मेजर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचा तब तक अग्नि बिल्डिंग के एक मुख्य पार्ट को क्या कर चुकी थी, डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। तो आंसर क्या होगा, हैड डिस्ट्रॉयड। ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, अराइव्ड,
तो यहाँ पे हैड डिस्ट्रॉयड होगा। इफ़ ब्लैंक यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर विदाउट ड्यू कंसिडरेशन। इसका क्या आंसर क्या होगा? जब भी इफ़ के साथ कोई सब्जेक्ट आए और उसके आगे वाला सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, यहाँ पे विल के बजाय क्या है? वुड है। तो यहाँ पे आई एम के बजाय क्या होगा? वेयर होगा। हाँ वेयर होगा। 9 का आंसर क्या होगा? सी, आई वेयर। इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं इस ऑफर को बिना देरी किए बिना समझे एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है। उसका बाद क्वेश्चन है 10 और 11। इसमें क्या करना है? हमें एरर ढूंढना है। अगर एरर नहीं है तो सही नो एरर का ऑप्शन मारेंगे। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग एरर। मैनेजर और क्लर्क्स किसके लिए जिम्मेदार थे? अकाउंटिंग में जो त्रुटि हुई है उसके लिए जिम्मेदार थे। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। बी आंसर क्यों होगा? जब भी टुगेदर विथ के साथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू के साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो जो वर्ब होगा वो नंबर और पर्सन वो पहले वाले के हिसाब से होगा, यानी मैनेजर के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे वेयर के बजाय क्या लगना चाहिए था? वाज। तो मैनेजर एज वेल एज द वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग एरर। एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू और अलोंग विथ जब भी होगा तो पहले वाले वर्ब के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा। वन ऑफ द बॉय हु वेर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम इज़ फ्रॉम आवर सिटी। वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द जब भी रहेगा इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। वन ऑफ द बॉयज़, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का जो चुना गया था नेशनल टीम के लिए वो हमारे शहर से था। इसका मतलब ये है। तो आंसर क्या होगा? 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ईडियम फ्रेज दिया है, इसका मतलब पता करना है। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? कि किसी व्यक्ति को चुनौती देना। तो आंसर क्या होगा? टू इशू अ चैलेंज। एक्सेप्ट अ चैलेंज मतलब चुनौती स्वीकार करना। टू सरेंडर मीकली मतलब समर्पण कर देना। टू अवॉइड ए कन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद से दूर भागना। तो आंसर इसमें क्या होगा? बी। टू बी एट लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब क्या होगा? कि किसी के साथ समझौते में नहीं आना, मतलब असहमति दिखाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। टू बी इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। टू बी इन ए क्लोज फ्रेंडशिप गलत। टू बी कन्फ्यूज गलत। टू बी फिजिकली टायर्ड गलत होगा। 14 से 15 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें क्या निकालना है? एंटोनिम निकालना है, यानी विपरीत शब्द निकालना है। यहाँ पे ऑडासियस का निकालना है। ऑडासियस का मतलब होता है क्या? निर्भीक। निर्भीक का क्या होगा? डरपोक, बी। टिमिड मतलब डरपोक, बोल्ड मतलब निर्भीक होता है। और यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखें। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक, रैंडमली। तो इसका सिनोनिम क्या है? रैंडम। लेकिन इसका ऑपोजिट ढूंढना है तो रीजंट। रीजंट मतलब जो किसी फिक्स्ड नियम के जरिए चुना गया हो उसे बोलते हैं रीजंट। इसका मतलब होता है कि बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल व्हीम रादर देन एनी रीजन और सिस्टम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। हमें सिनोनिम निकालना है। पिछले वाले में एंटोनिम निकालना था। सिनोनिम, यहाँ पे सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। एलिसिट का मतलब क्या होता है? द डिटेक्टिव ट्राइड टू एलिसिट अ कन्फेशन फ्रॉम द सस्पेक्ट। डिटेक्टिव ने सस्पेक्ट से एक कन्फेशन निकालने की कोशिश की। एलिसिट मतलब वहाँ से इवोक करना, निकालना। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी। हाइड का मतलब छिपना, सप्रेस मतलब दबाना, इग्नोर मतलब अनदेखा करना। ही इज़ नोन फॉर हिज पार्सिमोनियस नेचर सेविंग एवरी पेनी ही कैन। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंजूस या फ्रूगल। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, जेनरस मतलब उदार, केयरलेस मतलब लापरवाह। क्वेश्चन नंबर 18 से 19 देखते हैं। इसमें हमें पैसिव वॉइस निकालना है। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। द मैटर सब्जेक्ट होगा। द मैटर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज के बाद बीइंग लगाएंगे। लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। तो आंसर 18 का क्या होगा? बी। हु टॉट यू फ्रेंच। तुम्हें फ्रेंच किसने पढ़ाया? तो बाय हुम वेयर यू टॉट फ्रेंच। 19 का क्या होगा? बाय हुम वेयर यू टॉट फ्रेंच। तो
ये सी हो जाएगा। यहाँ पे हु है ना कि हुम, तो हुम हमें देखना है। 19 का सी। उसके बाद है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर जिसमें नहीं है हमें उसे चूजना है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट कौन है इसमें? तो 20 का हम देखते हैं मिलेनियन। मिलेनियन में ये तो क्या होगा, ये सही है। MILLENNIUM ये सही है। उसके बाद है क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर भी सही है। उसके बाद है एम्बैरसमेंट, एम्बैरसमेंट गलत है। यहाँ पे द करेक्ट स्पेलिंग जो होगा EMBARRASSMENT होगा। एकोमोडेशन सही है, तो आंसर क्या होगा हमारा सी। हमें सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर, ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई एरर नहीं है। तो हिज परसिवरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी वाज कमेंडेबल। तो परसिवरेंस का हम इसमें देखेंगे, ये डाउटफुल है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत है। मतलब परसिवरेंस नहीं होगा, परसिवरांस होता है। आर के बाद ई नहीं होता है, ए होता है, जैसे इसमें है। तो आंसर इसका क्या होगा, हिज परसिवरांस, ये सही है। रेंस है, ई है, ये भी गलत है। ये परसिवरांस तो है, बट यहाँ पे कमेंडेबल, फेस ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ पे जो कमेंडेबल है उसमें एक ही एम है, हमें यहाँ पे 2 एम चाहिए। तो आंसर क्या होगा, बी। ही इज़ ब्लैंक इंटेलिजेंट ब्लैंक हार्ड वर्किंग विच इज़ वाई ही फेल्स। तो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसका आंसर क्या होगा, तो चूंकि वो फेल हो गया है, विच इज़ वाई ही फेल्स, यानी कि इसमें जो आएगा वो नेगेटिव ही चीज़ आएगा। तो ही इज़ नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, वो ना ही तेज है ना ही कठिन परिश्रम करने वाला है, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो आंसर क्या होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फॉर्म ए न्यू वर्ड बाई एडिंग द प्रेफिक्स इन। तो जस्टिस के साथ लगाएंगे तो इनजस्टिस ये वर्ड बनेगा। डिसिसिव के साथ इन लगाएंगे तो इनडिसिसिव ये भी वर्ड बनेगा। अप्रोप्रिएट के साथ लगाएंगे तो इनअप्रोप्रिएट ये भी वर्ड बनेगा। लेकिन पॉसिबल के साथ हमेशा इम लगता है ना कि इन, तो इम्पॉसिबल यहाँ पे नॉट लगा लीजिए, क्योंकि नॉट फॉर्म मेरे ख्याल से क्वेश्चन में होना चाहिए। तो इन लगाने पे इनपॉसिबल एक वर्ड नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, काश मैं एक राजा होता। इसका ट्रांसलेशन निकालना है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई विश आई वेयर ए किंग। जब भी आई विश के साथ सब्जेक्ट आए तो उसके प्लूरल और पास्ट होता है, ना कि वाज ना ही एम होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्टोइक कहते हैं। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, एक ऐसी कला जिससे प्रभावशाली बोला और लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा रेटोरिक। 26 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इन्फिनिटिव यूज्ड एज द सब्जेक्ट। तो हमें एक ऐसा इन्फिनिटिव निकालना है जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे टू अर्र इज़ ह्यूमन, भूल करना मानवीय है। तो आंसर ही वांट्स टू लर्न, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें वर्ब हमारे पास ऑलरेडी है, सब्जेक्ट के तौर पे ये नहीं काम कर रहा है। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट के तौर पे नहीं काम कर रहा है। लेकिन टू अर्र मतलब भूल करना, इज़ ह्यूमन भूल करना मानवीय है। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर, ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसका स्ट्रक्चर सही हो। तो हम सीधा आंसर देख लेते हैं। द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे शुड गेट अ लॉट ऑफ स्लीप, नॉट ईट टू मच एंड डू देयर वार्म अप एक्सरसाइज। का आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पे सी लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग बाद टू हाइक नहीं होगा, हाइकिंग होगा। एंड रनिंग, यानी इनका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, पैरेलल स्ट्रक्चर देखना, यानी स्विमिंग हाइकिंग रनिंग। उसी तरीके से द रिपोर्ट वाज इन्फॉर्मेटिव वेल रिटेन एंड इट वाज कम्प्रहेंसिव, यहाँ पे इट वाज नहीं लगेगा, ऑलरेडी कम्प्रहेंसिव लिखते तो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें देखना है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। व्हेन द रेन स्टार्टेड वी रैन फॉर कवर बट वी स्टिल गॉट वेट। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री। हमें एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें कॉम्परेटिव डिग्री को अच्छे से यूज किया गया है।
तो सी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर। तो दो बहनों में से वो सबसे ज़्यादा चालाक है। ये कंपैरेटिव नहीं, सुपरलेटिव हो गया, द क्लेवरेस्ट। दिस बुक इज़ मोर बेटर दैन दैट वन। तो मोर और बेटर कंपैरेटिव यूज़ तो हुआ है, पर मोर और बेटर एक साथ यूज़ नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। ही इज़ सीनियर दैन मी बाई 2 years। ये कंपैरेटिव डिग्री तो है, बट सीनियर के साथ हमेशा टू का यूज होता है, ना कि दैन का। सीनियर टू मी। ऑफ द टू ऑप्शंस दिस वन इज़ बेटर। ये आंसर होगा सही। अब हिंदी का देखते हैं। हिंदी में टोटल 70 क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सूर्य प्लस उदय। तो 31 का बी। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये गलत है। वह शायद से आज जाएगा, गलत, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, गलत है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये सही है, ये शुद्ध है। आपको अगर जैसे इसमें कन्फ्यूजन है कोई, सपोज वह शायद से आज जाएगा, तो शायद के साथ से नहीं लगता है, तो से हटा सकते हैं। उसी की तरह श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, न कि अनेकों, यहाँ पे सिर्फ अनेक होगा। उसी तरह इसका देखेंगे अगर आप इस सेंटेंस में, तो कृपया और कृपा दो बार लग गया है। ये 2 बार नहीं लगना चाहिए, एक ही बार लगना चाहिए। या तो बोलें कृपया आज का अवकाश दें, या फिर आज का अवकाश देने की कृपा करें। 33 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहला है दही बहुत खट्टी है, तो ये गलत है, यही सबसे पहले गलत हो गया। दही शब्द जो है पुल्लिंग है, और इसके साथ प्रयोग जो होगी क्रिया वो भी पुल्लिंग होगी, इसलिए दही बहुत खट्टा है, ना कि खट्टी है। तो आंसर क्या होगा? दही बहुत खट्टा है। कृपया दरवाज़ा बंद करें, ये सब तो सही है, तो आंसर क्या होगा? ए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। ये सेंटेंस हमें दिया है, विद्यालय में जलपान को तो नहीं है, जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो 34 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे वाक्य है हमारे प्रदेश की जनता शांत है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे प्रदेश की जनता शांत है, ये तो सब सही है, तो आंसर डी होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद, ये आरसीवाद है, ना कि आशीर्वाद। ये तो गलत हो गया। आशीर्वाद, ये भी गलत हो गया। या तो ये होगा या तो ये होगा। आपको पता है ये छोटी ई की मात्रा आशीर्वाद में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो कवियत्री, 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 तो कवियत्री तो नहीं होगा, ये गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर कवयित्री, कवयित्री होगा, बी। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा और अलंकार आपने अगर पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे कि चरण कमल बंदी हरिराई में रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें भगवान के चरणों को कमल के समान बताया गया है, अर्थात चरणों पर सीधे कमल का आरोप किया गया है। तो उपमा अलंकार होगा, सॉरी रूपक अलंकार होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, इसका आंसर होगा अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, जैसे कनक कनक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? बी, यमक। पीपर पात सरिसमन डोला में मन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? पीपर पात सरिसमन डोला में मन एक उपमेय है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, आपको पता होगा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो यहाँ पे उपमेय होगा। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप होगा अट्टारी। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, जैसे अट्टालिका, ये संस्कृत शब्द है, बिना परिवर्तन के हिंदी में भी यूज होता है। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं पर समय के साथ रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, जैसे अटारी। यह परिवर्तन उच्चारण के सुगमता के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। आग, आग नहीं, ये तो हिंदी है, क्योंकि इसका संस्कृत शब्द क्या होता है? अग्नि।
तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह आज, आज का क्या होता है? अद्य, तत्सम शब्द अद्य होता है। आँख का क्या होता है? अक्षी, अक्षी या चक्षु भी बोलते हैं। तो हमारा अग्र, अग्र मतलब आगे, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्या का बोध कराता है और दूसरा पद संज्ञा का, जैसे नवग्रह, त्रिफला और चौराहा। यह समास कर्मधारय समास का ही एक उपभेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वह अवयव होता है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कर्मधारय समास है। नीलकमल में कर्मधारय समास क्यों है? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होगा। तो नील कमल का जब आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो होगा नीला है जो कमल, उसे बोलेंगे नीलकमल। तो आंसर क्या होगा? कर्मधारय। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपने पढ़ा होगा तो याद होगा कि श, श और ह है। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है और वायु घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर आती है। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता होती है और एक संघर्ष या घर्षण की स्थिति बनती है। जैसे य, र, ल, व को अंतः सद व्यंजन कहते हैं, जबकि स, श, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो बच्चा रोता है, ये गलत है। पक्षी उड़ रहे हैं, गलत है। गीता सितार बजा रही है, ये सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके साथ कर्म होता है या कर्म की संभावना होती है। तो यहाँ पे कर्म क्या हो रहा है? बजा रही है, सितार बजा रही है। अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष। विष का मतलब जहर और उदक का अर्थ होता है जल और मधुप का अर्थ होता है भंवरा। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द हमें निकालना है। इसका शब्द है वाजी। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द वाजी होता है। तुरंग का मतलब होता क्या है? तो घोड़ा होता है। घोड़ा के अन्य पर्यायवाची आपको याद रखना है, अश्व है, घोटक, वाजी और सैंधव। शार्दुल का अर्थ क्या होता है? सिंह। कुरंग का अर्थ होता है हिरण और सरिता का अर्थ होता है नदी। आप शब्द सर्वनाम के किस भेद का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों ही का ये उदाहरण है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आपका प्रयोग सुनने वाले के लिए आदर सूचक रूप में होता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। और निजता सर्वनाम के रूप में आपका प्रयोग स्वयं या खुद के अर्थ में होता है, जैसे मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मतलब अब स्वयं ही कर लूँगा। तो निजवाचक भी है और पुरुषवाचक भी है। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो वाक्य में संकेतार्थक वृत्ति है। संकेतार्थक वृत्ति में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसमें शर्त का भाव होता है, यानी कि तुम परिश्रम करोगे तभी तुम सफल होगे। तो यानी इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है। सफल होना परिश्रम करने पर निर्भर है। यह वृत्ति अक्सर हेतु हेतु मत भूतकाल या भविष्यकाल में के वाक्यों में पाई जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये वर्ण है, ये तो सबको पता होगा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो यह जापानी भाषा का है रिक्शा। हिंदी भाषा में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग सीधे हो जाते हैं, तो ये आम बोलचाल भाषा में हम जापानी ही, रिक्शा जापानी शब्द है। चाय शब्द किस भाषा का है? तो ये चीनी भाषा का है, सीधा चाय। अदालत शब्द किस भाषा का है? तो अदालत जो है अरबी भाषा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है।
निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं। यह निकट के लिए करते हैं और वह दूर के लिए। ये दोनों क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पेन है, वह मेरा घोड़ा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन और कौन प्रश्नवाचक हैं और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ मतलब पता नहीं है कितने हैं। जैसे मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, कितनी है नहीं पता है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। आंसर क्या होगा? बी, यानी एडवर्ब है। वो चलता तो है पर धीरे धीरे चल रहा है, यानी वर्ब क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि क्रिया विशेषण है। स्वरों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? तो स्वरों के वर्गीकरण का जो आधार है वह मात्रा और उच्चारण हो सकता है, जीभ का प्रयोग हो सकता है, मुख्य विवर के खुलने की स्थिति हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? डी। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ये कंठ से आता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग वर्ण आते हैं। इन वर्गों का उच्चारण करते समय सीधे कंठ से निकलती है, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण भी कहते हैं। राम ने खाना खाया होगा, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? हमें भूतकालिक भेद पता करना है। तो यहाँ पे संदिग्ध भूत है। संदिग्ध भूत मतलब हो सकता है वो खाया भी हो, नहीं भी खाया हो। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि राम ने खाना खाया होगा, तो ये संदिग्ध होगा। जब एक कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। यह चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों सा व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है ये? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी एक ही जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है। तो फूल में बहुत सारे फूल आ जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? रसाल। रसाल का मतलब होता है आम। नलिन, उत्पल और राजीव ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। रसाल का मतलब होता है आम। आम के अन्य पर्यायवाची शब्द आम्र और पिकबंधु हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है या श्रम करना पड़ता है। तो आंसर ए होगा। स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को सम्मान दिया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? सम्मान होगा। सम्मान, इनाम या भाषण क्या दिया गया? तो इसका आंसर होगा सम्मान। क्वेश्चन नंबर 70, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास क्या है? धन है, पर्याप्त धन है। तो आंसर बी होगा। आज मौसम बहुत सुहाना है। दिए गए शब्द विलोम चुनना है हमें। उत्थान, उत्थान का होता है पतन। इसका आयात का विलोम शब्द क्या होगा? निर्यात। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी कोई उपमा न हो। मतलब ऐसा शब्द चुनना है जिसमें कोई उपमा ना हो। तो जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। तो अनुपम का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई उपमा या तुलना न हो। तो अनुपम आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा बेटा बकरी को घुमाया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। मेरे बेटे ने बकरी को घुमाई गलत है। मेरा बेटा बकरी को घुमाई गलत है। तो आंसर क्या होगा? बी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड यानी कि उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। तो लाखों के बजाय होगा लाखों का कर्ज हो गया। परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। आंसर ए होगा, ना कि बी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करना है। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो अनेक समस्याओं को जन्म देता है या देती है, क्या होगा? तो इसका होगा अनेक समस्याओं को जन्म देती है।
अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का हमें सही शब्द निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर होगा अयोग्य व्यक्ति को अनायास या अच्छी वस्तु मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 81, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर होगा जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का जो नियम है अगर आप याद होगा, तो यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कि क, च, ट, त, प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण मुख्यतः न और म आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो त के बाद क्या होगा? त न में बदल जाएगा, तो जगन्नाथ। हमें गद्यांश को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार क्या है? आप इसे पॉज करके पढ़ें, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा अनुशासित नागरिक। अनुशासन का व्यापक अर्थ क्या होता है? तो जीवन के हर एक क्षेत्र में नियमों का पालन। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए छात्र में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा सी, अनुशासन। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा अनु। गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, आप इसे पॉज करके पढ़ें। सभ्यता का संबंध किससे है? तो सभ्यता का संबंध बाहरी तरक्की से है। क्वेश्चन नंबर 87, लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है? तो मोटर, हवाई जहाज और अच्छे मकान सभ्यता की पहचान है। संस्कृति का मापन किससे होता है? तो संस्कृति का मापन गुण से होता है। संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर क्या है? तो संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर है कि सभ्यता बाहरी है और संस्कृति आंतरिक। तो आंसर होगा ए। परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो परोपकार शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा पर जोड़ उपकार, परोपकार। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ये डॉट और कॉमा किसका है ये? तो इसका आंसर होगा अर्धविराम का है। ये हो गया फुल विराम के लिए ये, अर्धविराम के लिए कॉमा और अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग तब किया जाता है जब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक दे। तो अल्प विराम हमारा कॉमा हो गया, फुल विराम ये और अर्धविराम ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आविर्भाव का विलोम है? तो आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? इसका होता है प्रकट होना, उत्पत्ति या उदय होना। और तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, अंतर्धान या लोप हो जाना। तो हमें विलोम ढूंढना था, इसलिए हमने तिरोभाव मारा है। जिसे जीता ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हमें चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो आंसर होगा अंश। बाहर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई सर्वनाम कौन सा प्रकार है? तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन खड़ा है ये नहीं पता है, अनिश्चय है, अनिश्चित है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा धोखा देना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा बहुत खुश होना। लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए और होनहार विद्वान को होत चिकने पात। हमें इसका सही अर्थ का चयन करना। होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो इसका आंसर क्या होगा? होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। तो आंसर सी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही लैंग्वेज से संबंधित था। अगले वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न देखेंगे, जिसमें साइंस, जीके, जीएस वगैरह होंगे। थैंक यू।